नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति का गृह मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत खास और अच्छी बात है। जब आप यहाँ के लोगों से मिलोगे तो वे नमस्ते नहीं करते हैं। यहाँ के लोग जय हिंद बोलते हैं। यहाँ कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसकी वजह यहाँ के लोगों की देशभक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि आईटीबीपी और सेना के जवानों के शौर्य के कारण कोई भी आंख उठाकर हमारे देश की सीमा को नहीं देख सकता। अब वो जमाना चला गया जब भारत की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता था। आज सुई की नोक बराबर जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। बता दें, गृह मंत्री ने अरुणाचल के किबिथु गांव में केंद्र की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस दौरे की कड़ी निंदा की है। अमित शाह की यात्रा को लेकर चीन ने कहा कि भारतीय अधिकारी की जंगनान यात्रा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है और सीमा की स्थिति की शांति के लिए अनुकूल नहीं है। बता दें, इससे पहले चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों को नया नाम दिया था, जिस पर भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि यह पहली बार नहीं है कि चीन इस तरह के प्रयास कर रहा है और हमने ऐसे प्रयासों की आलोचना की है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अविच्छेद अंग है। चीन के अपने खुद के आविष्कारशील नाम देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। साथ ही बता दें कि गृह मंत्री वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए अरुणाचल के दौरे पर हैं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार 986 करोड़ रुपए की लागत से पेगासस प्रकार के जासूसी सॉफ्टवेयर कॉग्नाइट को खरीदने की कोशिश कर रही है और आरोप लगाया कि इसका उपयोग राजनेताओं, मीडिया, कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों पर जासूसी करने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्योंकि पेगासस बदनाम हो गया है, इसलिए सरकार मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम सर्विलांस के साथ बाजार में नए स्पाईवेयर की तलाश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष से नफरत करता है, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रियों पर जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। इस देश के 2 जासूस किसी पर भरोसा नहीं करते, यहाँ तक कि कानून और मीडिया पर भी नहीं। इसलिए वे करदाताओं के करोड़ों रुपए जासूसी सॉफ्टवेयर और इजरायली तकनीक खरीदने में खर्च कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बादशाह को डर है कि कहीं हमारे एक सच से उनके झूठ का खोखला महल ढह न जाए। एमसीडी में 10 सदस्यों के नामांकन को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल से सवाल पूछा कि आखिर किस अथॉरिटी के तहत एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। क्या ऐसा करने के लिए मंत्री परिषद की सहायता और सलाह जरूरी नहीं थी। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि बहुमत से आने वाली पार्टी को पलटने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा। झारखंड में जमशेदपुर के शास्त्री नगर में धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद 2 गुटों के बीच पथराव हुआ और जमा हुई भीड़ ने आगजनी भी की, जिसके बाद रविवार शाम को क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंसक भीड़ ने 2 दुकानों और एक ऑटो रिक्शा को आग लगा दी। अधिकारियों ने कहा कि भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। उप संभागीय अधिकारी पीयूष सिन्हा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उनके साजिश को विफल करने के लिए आम नागरिकों से सहयोग का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया कि इलाके में शनिवार रात तब से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, जब एक स्थानीय संगठन के सदस्यों ने रामनवमी के झंडे पर मांस का एक टुकड़ा चिपका पाया। बता दें कि इससे पहले जमशेदपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान भी 2 गुटों के बीच झड़प के बाद पथराव हुआ था। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सोमवार 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि सीएम ममता की विफलता की वजह से राज्य में हिंसा हुई। आपको बता दें कि बीते हफ्ते जब एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करने हुगली पहुंची थी तो बंगाल पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस मामले पर जस्टिस रेड्डी ने कहा था कि पुलिस कह रही है कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। गौरतलब है कि बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और बम फेंकने जैसी घटनाओं की वजह से हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने दुकानों से लेकर कई सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। गुलाम नबी आजाद के राहुल गांधी और विदेश में उद्योगपतियों से रिश्ते के आरोप पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आजाद पर पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हर बीतते दिन के साथ गुलाम नबी आजाद अपने असली चरित्र और श्री मोदी के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए और नीचे जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके तिरस्कारपूर्ण बयान प्रासंगिक बने रहने की उनकी हताशा को दर्शाते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वह दयनीय हैं। बता दें, गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल सहित पूरे गांधी परिवार के कारोबारियों से संबंध हैं। मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं कि वह देश के बाहर भी ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं जो अवांछित व्यवसायी हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ईडी ने कल यानी 11 अप्रैल को दिल्ली बुलाया है। इससे पहले 25 मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव पेश हुए थे। बता दें, सीबीआई के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि सीबीआई ने तेजस्वी को इस बात का आश्वासन दिया था कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि माना जा रहा है कि इस मामले में तेजस्वी से लंबी पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अयोध्या जाने के लिए ऐसे समय में आलोचना की है जब विदर्भ और मराठवाड़ा में लाखों किसान पिछले 2 दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और पशुओं के भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। विपक्ष ने ऐसे समय में इस दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि किसान उन्हें छोड़ने के लिए शिंदे और फडणवीस को माफ नहीं करेंगे। ठाकरे गुट ने कहा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रावण राज चला रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कई मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ अयोध्या का दौरा किया है। उनके इस दौरे को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को मझधार में छोड़ दिया है। राउत ने कहा कि यह सरकार अयोध्या पर राजनीति कर रही है। भगवान राम जो असत्य के विरोधी थे, उन पर कभी कृपा नहीं करेंगे। मैं केवल यही आशा करता हूं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। राउत ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने अयोध्या दौरों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे भगवान राम के सच्चे भक्त होते तो पार्टी के बंटवारे के समय अयोध्या जाते और सर्वशक्तिमान से पूछते कि वह जो कर रहे हैं वह सच है। इसके बजाय शिंदे सूरत और गुवाहाटी गए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि यूपी में निकाय चुनाव 2 दिन होगा, जिसमें 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इस चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। बता दें, यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटन, गोरखपुर, वाराणसी शामिल है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। साथ ही बता दें कि नामांकन पत्रों को भरने और जमा करने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है। वहीं निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 20 अप्रैल है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 27 अप्रैल रखी गई है। पाकिस्तान के क्वेटा के कंधारी बाजार में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कंधारी बाजार में खड़े एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया है। बता दें, इससे पहले शनिवार को खैबर कबायली जिले के 12 तहसील में एक धमाका हुआ था, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग के जारी मुकाबले में आज सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच मैच खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।